नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बेरोजगारी महंगाई का महिषासुर में। देश में महंगाई दर लगातार रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। इसे काबू में करने के लिए इस साल अब तक केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 4 बार इजाफा कर चुका है। इस बीच आरबीआई ने रिपोर्ट जारी कर राहत भरी खबर देने की कोशिश की। दरअसल इसमें कहा गया कि अगले वित्त वर्ष में महंगाई की मार से जनता को निजात मिलने की उम्मीद है और मुद्रास्फीति दर कम होकर 5.2% आ सकती है। महंगाई के लगातार उच्च स्तर पर रहने से जहां लोगों का बजट बिगड़ रहा है, तो वहीं आरबीआई के लिए भी ये बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। देश में महंगाई दर लगातार 8 महीने से रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य के ऊपर 7% पर बनी हुई है। पीटीआई के मुताबिक आरबीआई की नई रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि बारिश के सामान्य रहने और सप्लाई चेन में दिक्कतें दूर होने के कारण अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर काबू में आ सकती है। इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कम होकर 5.2% के स्तर पर इसके पहुंचने की उम्मीद है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठाया। स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए होसबाले ने गरीबी को एक राक्षस बताया। देश में गरीबी की हालत और बेरोजगारी के आंकड़े शेयर करते हुए होसबाले ने एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कहा जिसमें युवाओं को जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाया जा सके। होसबाले ने कहा, गरीबी हमारे सामने एक राक्षस की तरह है, हमें इस राक्षस को हराना होगा। अभी भी देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। देश में 23 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो कि रोजाना 375 करोड़ से भी कम कमाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा, देश में 4 करोड़ लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहीं देश की फिलहाल 7.6% दर बेरोजगारी की है। स्वावलंबी भारत अभियान आरएसएस की ओर से पिछले 1 साल से चलाया जा रहा है। इस संघ का एक प्रयास है जिसके जरिए वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय और ग्रामीण आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। आरएसएस ने मार्च में भारतीय प्रतिनिधि सभा के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में उन्होंने श्रम प्रधान भारतीय इकोनॉमिक मॉडल इसका नाम रखा था। ये अभियान 700 जिलों में चलाया जा रहा है जिसमें 6 आरएसएस के घटक काम कर रहे हैं। यानी महंगाई, बेरोजगारी पर बात चलती है तो अब आरएसएस इसमें उतर रहा है। लेकिन खास बात जो यहां पर समझ में आई है कि स्वावलंबी बनाया जाएगा लोगों को ताकि लोग रोजगार दे सकें। लोग रोजगार कहां से देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल बनता है कि क्या सरकार अब रोजगार मुहैया नहीं करा पाएगी। कई सवाल बनते हैं जहन में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गरीबी अगर देखी जाए तो सवाल विपक्षी दल ये भी खड़े कर रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन रही है? ऐसा माहौल बनाने के लिए कहा जा रहा है जिसमें युवाओं को जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाया जा रहा है। फिलहाल महंगाई से राहत मिलेगी तो उम्मीद यह है कि भविष्य में यानी 2023 में आपको राहत मिल सकेगी। ये भी सवाल खड़े होते रहे कि भाई जैसे जैसे जब भी चुनाव की तारीख आती है कुछ राहत दे दी जाए और चुनाव बाद फिर देखा जाएगा। इस तरह के सवाल अक्सर खड़े होते रहे। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, महंगाई की, बेरोजगारी की, कर्ज महंगा हो रहा है, रेपो रेट बढ़ा दिया गया है और एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, खाद्य चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। तो हर तरीके से अगर जनता की जेब से पैसा खर्च हो रहा है तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाएगा। आदमी कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा? मध्यम वर्ग का हाल क्या होगा? बजट जिनका गड़बड़ा रहा है उस बजट को सही करने के क्या संकेत हैं? अगर महंगाई दर आप कम कर देंगे तो किस तरह से होगा, क्या अमल किया जाएगा? भविष्य की तस्वीरें ही क्यों लगातार दिखाई जा रही हैं? वर्तमान की बात क्यों नहीं की जाती? इतने वर्षों के बाद भी बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और बेरोजगारी को लेकर अभी भी कोई ठोस बात नहीं की जा रही है। बल्कि अब एक और बात यहाँ पर आ रही है कि माहौल ऐसा बनाया जाए जिसमें युवाओं को जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाया जाए। अब युवा कैसे जॉब देने वाला बनेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि अगर आप
कर्ज लेकर भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कर्ज भी महंगा हो चुका है। आप अगर लोन लेते हैं तो लोन की दर, चूंकि रेपो रेट अब बढ़ चुका है, तो धीरे धीरे करके जो स्थिति लोगों की बनी हुई है वो सुधरेगी कैसे? हर बार भविष्य की तस्वीर दिखाकर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? क्या चुनाव आते ही, जिस तरह से पिछली बार हुआ कि चुनाव आने से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद वापस दाम बढ़े? तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, जो विपक्षी दल अक्सर बोलते हैं कि महंगाई का जो महिषासुर है वो लगातार अपना आकार बड़ा करता जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी की बात हम करते हैं तो सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही, सरकार सिर्फ अपने मन की बात करती है। इन चीज़ों को समझना होगा। लेकिन 2023 पर आरबीआई की उम्मीद टिकी है, और वो भी उम्मीद टिकी है। इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, अश्विनी राणा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो हम आप ही के पास आएंगे क्योंकि बेहतर तरीके से आप समझा लें ताकि हम कैप्टन साहब के पास जाएं। यहाँ पर जो एक बात कही है घोषवाला ने कि ऐसा माहौल बनाने के लिए कहा जिसमें युवाओं को जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाया जा रहा है, ये कैसे संभव होगा? और भविष्य की तस्वीर दिखाई जा रही है कि 2023 में ये स्थिति बदलेगी। ये 2 सवाल आपसे। देखिए, उसको मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संघ ने चिंता की है सरकार के साथ साथ, वो एक बड़ा सामाजिक संगठन है और वो भी इस प्रकार से अगर चिंता कर रहे हैं और उसके अगर प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। कारण क्या है कि हम अगर रोजगार की बात करें तो सरकारी रोजगार तो हम सामने देख रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं। उसका कारण भी है कि जो है एक जो मैकेनाइजेशन हो, कंप्यूटराइजेशन हो, उसके कारण जो लोगों की जगह, काम करने वाले की जगह मशीनों ने ले ली। टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन के कारण जो काम है वो जो है उस प्रकार से शिफ्ट होता गया। लेकिन अश्विनी जी, ऐसी ही बात तब कही गई थी जब कंप्यूटर युग आना शुरू हुआ था और राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आ रहे थे, तो तब भी यह कहा जा रहा था कि जॉब खत्म हो जाएंगे, जबकि उसके बाद तो जॉब बढ़े हैं कंप्यूटर को लेकर। अब यहाँ ये कह दिया जाए कि मशीनों ने ले लिया है, तो मशीनों को चलाने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। देखिए क्या होता है, जॉब किस तरह के बढ़े हैं। जो जॉब एक आदमी खुद मैनुअल कर रहा था वो कंप्यूटर के कारण, मान लो बैंक में ही देखो, बैंक में एक जो काम 10 आदमी करते थे, आज वो एक आदमी कंप्यूटर पे करता, तो वो शिफ्ट हुआ है। तो इसलिए, लेकिन जो रोजगार बढ़े हैं वो सरकारी नहीं बढ़े। स्वावलंबी की बात जो कर रहे हैं कि लोग अपना व्यवसाय शुरू करें, छोटा एक आदमी भी अगर कोई व्यवसाय करता हो, उसके लिए सरकार भी काम कर रही है कि छोटे रेडी पट्टी वालों को भी वो सुलभ लोन जो है 10,000 तक दे रही है ताकि आप अपना धंधा कीजिए। अगर एक रेडी वाला भी अपना काम करता तो अपने साथ एक और आदमी को कर दे सकता, तो उस प्रकार का रोजगार स्वावलंबन वाला जो है उसके कारण ही आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, और या फिर जो चाइना में जो मॉडल, ठीक है, तो एक समस्या का और समाधान कर दीजिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कैसे, जब सरकार जॉब नहीं दे पा रही तो युवा जॉब कैसे देंगे? देखिए, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उसके बस की बात नहीं है, युवा इतनी जल्दी सक्षम हो जाएगा? देखो, उसके लिए युवा क्या है ना, एक छोटा यूनिट कोई चाय की दुकान भी अगर मान लो खोलता है या पटरी लगा, तो उसके वो अकेला तो काम नहीं करेगा, अपने साथ एक आदमी को और लगाएगा, उसका भी काम। मॉडल हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इस तरह से सरकार काम अश्विनी जी क्या बात कर रहे हैं आप? चाय की दुकान पर और चाय के साथ रोजगार की तुलना कर रहे हैं? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि बैंकों में कौन सा ऐसा काम रुक जाएगा? आप आधुनिक अगर हो रहे हैं तो सुविधाएं ही तो मिल रही है ना आपको। आपको जब सुविधा मिलेगी तो काम तेजी से होगा। नहीं, सुविधा मिलती है तो आज देखो बैंकों में अभी आरबीआई ने डाटा दिया है कि कितने जॉब घटे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। घर में अगर एक महिला काम कर रही है तो अगर
आप उसको कुछ सुविधाएं वहां पर दे देंगे, ऑटोमेटिक मशीनें मुहैया करा देंगे, तो उसका काम थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। काम नहीं तो उसका उतना का उतना ही रहेगा, नहीं लेकिन काम करने में देखो, आसानी होगी उसको। आप ये देखिए, आपने घर का उदाहरण दिया, मैं भी घर का उदाहरण देता हूँ ठीक। कि घर में अगर आपने वॉशिंग मशीन लगा ली, डिश वॉशर लगा लिया, हम्म। तो जो एक मेड को काम मिल सकता था वो काम खत्म हो जाएगा। तो मैकेनाइजेशन जो है वो जो है जॉब ईटर है, ये हमें ध्यान रखना होगा। मुझे कि तो लग उसके रहा है सर, जितने कारण भी आपने जो एग्जाम्पल दिया ना सर, आज जितने भी आधुनिक चीजें जहां जहां इस्तेमाल होती है, सबसे ज्यादा मेड का इस्तेमाल वहां हो रहा है, ये और एक मेड की तादाद शहरों में ज्यादा बड़ी है। नहीं, लेकिन वहां पर फिर वो मशीन से काम नहीं कर रही है, नहीं नहीं, मेड उससे वहां तो काम मतलब कर ही रही नहीं है है ना। मशीन। जहां पर वॉशिंग मशीन है, जहां पर ओवन लगे हुए हैं, जहां पर बाकी सुविधा है, हर जगह काम वाली की तलाश की जा रही है। और अब तो ये कस्मों तक पहुंच गई है ये बातें, कि लोग अपने यहाँ सुविधाएं रखते हैं लेकिन काम वाली लगा रहे हैं। क्या है कि काम अगर बढ़ाना है तो स्वरोजगार की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने बड़े देश, आज चाइना के अंदर जो है जॉब अगर मिली तो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसलिए वहां मिली, तो नहीं, ये देश में बात भी मुझे उसका। थोड़ा सा अश्विनी जी आपकी गले नहीं उतर रही है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो काम युवा कैसे कर देंगे। हमें थोड़ा सा मतलब जो एग्जाम्पल भी दिया वो मुझे समझ में नहीं आया देखो, आपके। सरकार के ऊपर ठीक है, सारा कुछ आते हैं हम। निर्भर नहीं हो सकता और ना होना संदीप चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी, अश्विनी जी कहना चाह रहे हैं कि युवा जॉब मुहैया करा सकते हैं आने वाले समय में। मैंने यही पूछा कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है तो कैसे संभव हो पाएगा कि जॉब युवा दिलवाएं। तो उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि मशीनी युग है, उसमें लोगों की तादाद काम करने वालों की कम हुई। तो हमने ये भी जानना चाहा कि मशीनी युग में तो जॉब और बढ़ने चाहिए, कंप्यूटर आते ही जॉब और बढ़ गए, उससे रिलेटेड जॉब बढ़ गए। जी देखिए, आपका क्या कहना? जी, कोई भी चीज जाती है तो उसके साथ जो है संभावनाएं लेके आती है। इसीलिए कंप्यूटर का अटल जी बहिष्कार करते करते सदन में भी गए थे और बैलगाड़ी की यात्रा उन्होंने की थी। आज कंप्यूटर आईटी के सेक्टर में हम विश्व में नंबर 1 पे हैं। हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकल के जाते हैं, आज गूगल हो या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं IITian और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं से है तो हमारे इंडिया से है। तो ये कहना गलत है। दूसरी बात आप समझिए, जो आज हमारी बहस का मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। और जो अभी बात हुई कि युवा कैसे कर सकते हैं, लेकिन युवा ऐसे कर सकते हैं। बात वही हो रही ना, बेरोजगारी की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में युवा को जॉब तो मिल नहीं रहा, काम देगा कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, होता क्या है कि सरकार एक ऐसी चीज होती है जो बच्चा पेट में होता है, उस पर भी इफेक्ट डालती है। किस प्रकार की सरकार है वो उसका इफेक्ट जो है बच्चे पर भी होता है। वो कैसे होता है बता रहा हूँ। अगर बच्चा पेट में है तो उसे कितने इंजेक्शन लगने हैं, कौन कौन से माँ को इंजेक्शन लगने हैं, आयरन की गोली खानी है कि नहीं खानी है, फ्री में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये इफेक्ट करता है सरकार के ऊपर। तो सरकार का काम जो होता है वो युवाओं के माध्यम से रोजगार दिलाया जा सकता है, लेकिन ये नीति सरकार की होती है। युवा कैसे रोजगार दे सकता है? देखिए, मीडियम जो छोटे व्यवसाय थे, मझोले व्यवसाय थे, उसको सरकार ने पूरी तरह से नोटबंदी और GST के माध्यम से खत्म करने का काम किया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है उसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां रही हो, टैक्स पूरा ना देती रही हो, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उससे रोजगार मिलता था लोगों को। आप लुधियाना चले जाइए, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, आज हजारों की संख्या में फैक्ट्री बंद हो रही है, हो रही है। नहीं, वो बात तो अश्विनी जी भी कह रहे थे। कैप्टन आई सिंह से जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, कैसे क्या होगा? सिर्फ भविष्य की तस्वीर ही क्यों दिखाई जाती है, वर्तमान में क्यों नहीं उतर के आ पा रहे हैं? रविंद्र जी, सरकार बिल्कुल हमारी भविष्य में ही है, वर्तमान भी दिखाया जाता है, क्योंकि आगे जो हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें वर्तमान में इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी बताना जरूरी होता है। जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं। लेकिन अगर सवाल ये कर दी जाए कि इतने वर्षों में कितनी जॉब दी, तो क्या बता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, हम ये भी बता देंगे आपको कि कितने इतने 8 सालों में हमने कितना काम किया है। और आप थोड़ा इनसे भी पूछ लिया करो उन्होंने क्या किया। अगर ये 60 साल में कुछ अच्छा कर जाते तो हो सकता है कि 8 साल में आज जितनी हमें मेहनत करना पड़ रही शायद ना करना पड़ती जो आज हम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए हमारी सरकार आई थी तो हमारे भारत में मोबाइल कंपनियां सिर्फ 2 काम कर रही थी। आज रविंद्र जी 112 कंपनियां कर रही हैं। 112 मोबाइल कंपनियां भारत में ही मोबाइलों का निर्माण कर रही है और यहाँ
तो क्या इससे रोजगार नहीं मिल रहा है? जब आप आए थे कौन सी कंपनी थी? रविंद्र जी, आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ। आप देखिए ना, इनसे बोलो थोड़ा बीच में रविंद्र जी लग रहा है कि यही समस्या है ना, संदीप जी बोलने दीजिए उनको, उनकी बात तो कम से कम सुन लें। और उसके बाद जब आपके पास आएंगे तो जवाब दीजिएगा, आपके पास आएंगे तो जवाब दीजिएगा। कैप्टन हरि सिंह का समय है अभी, आपके पास जब आएंगे तो आपसे जवाब ले लेंगे। बताइए कैप्टन। रविंद्र जी, सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है और आपने देखा होगा सरकार ने बहुत स्थिति बदली है। आज पहले तो बहुत स्थिति हमारी जो आज देश की है। हाँ, स्थिति तो बदली है ना कैप्टन हरि सिंह, वही तो हम अश्विनी से पूछ रहे थे कि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ गया, महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया, स्थिति तो बहुत बदल गई। रविंद्र जी, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। हाँ। क्या नौकरियां होते ही स्थिति बदली है? नौकरियां कहाँ से आई? हमारे देश की जनता नहीं, जो थी वो भी चली गई, जो थी वो भी चली गई ना। आप सुने हमारे देश की जनसंख्या आज 140 करोड़ तक कर रही है। आप इतनी नौकरियां कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, उतनी तो नहीं, लेकिन कम से कम जितनी बरकरार रखनी थी ना कैप्टन हरि सिंह जी, उतनी तो हमें बात पूरी करिए। रविंद्र जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई बढ़ी है। जिस तरह से हमारे देश में कोरोना काल भी रहा तो उसमें भी उसका भी काफी इफेक्ट पड़ा है देश पे, क्योंकि जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी वो उनको रनिंग में लाने में बहुत समय लगता है। उसी दौरान आपने एक चीज और देखी होगी कि सरकार के कितने आय स्रोत थे वो भी बंद हो गए थे। ये 2 साल कोई सरकार के सारे आय स्रोत बंद पड़े थे। तो बिल्कुल महंगाई का असर तो पड़ता है जब ये चीजें इस तरह की हमारे आपदाएं जो हमारे देश में आती है। मगर फिर भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने इसको बखूबी संभाला है, कहीं से कहीं कमी नहीं आने दी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेशों में महंगाई हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है, और छोटे छोटे देशों में आप वियतनाम देख लो, थाईलैंड देख लो, श्रीलंका देख लो, ऐसे मुझे हम पड़ोसी राज्य देश बता रहे हैं। अगर अमेरिका और उधर चले जाओगे तो वहाँ की बात ही अलग है। मैंने भी अभी 1-2 देशों की यात्रा करी थी, तो जो मैंने एक एप्पल देखा कि हमारे यहाँ जो एप्पल 100 रुपए किलो मिल जाता वो 800 रुपए किलो मिल रहा था। मैं तो सुन के हैरान हो गया कि वियतनाम में 800 रुपए का जो एप्पल वो हमारे 100 रुपए किलो का। तो हमारे देश ने बहुत कंट्रोल किया है। हाँ, एक प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत जरूरी है, ज्यादा है कि हमारे यहाँ सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो सरकारी नौकरियों की एक जो है लिमिट होती है, बस इसीलिए वो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो सरकारी कहाँ से मिल जाएगी सबको? सब तरफ एक हमारे यहाँ और प्रॉब्लम कर दी गई है शुरू से कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण बना दिया गया है। तो अब जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते उन्हें तो कभी नौकरी मिलने वाली है ही नहीं। अब कहोगे उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो उनके ऊपर तो दायरा इतना बड़ा डाल दिया गया है, तो उन्हें नौकरी मिल ही नहीं सकती सरकारी। आरक्षण के विरोध में है आप? नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, व्यवस्था बता रहा हूँ। ये व्यवस्था जो बनाई गई वो गलत है। सामान्य वर्ग को जो है ना, आप कहोगे कि सरकारी नौकरी को खूब चिल्ला कर नहीं मिलेगी क्योंकि वो दायरे में नहीं आ रहे। और जिनको जो संदीप जी आपका बात का जवाब देना चाह रहे हैं। कैप्टन हरि सिंह, 4 मेंबर सरकारी नौकरी में है, ठीक है, और एक वो परिवार है जिसका कोई भी नहीं है, क्यों वो दायरे में नहीं आ रहे उसमें। ठीक है, तो इसका भी आपको ये व्यवस्थाएं खराब लग रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बिल्कुल इस पर चर्चा होना चाहिए कि ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। संदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। कैप्टन हरि सिंह, संदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। देखिए, कैप्टन साहब ने महंगाई को स्वीकार किया, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कम से कम अपना ये संदेश मोदी जी तक और उनके मंत्रियों तक पहुंचा दीजिए जिनको महंगाई नहीं दिखती है। नहीं संदीप जी, संदीप जी आरएसएस आते हैं। हाँ, दत्तात्रेय ने पहंचाई है ये बात, आरएसएस ने पहंचाई है, और ये बात उन्होंने कहा, गंभीरता जाहिर की उन्होंने, उसी विषय पर चर्चा भी हो रही है। जी, हसबोले जी ने बोला, मुझे पता है। यही तो कह रहा हूँ ना कि आज जब ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है, जो लोग निकल कर आ रहे हैं, तो ये भय जाएंगे। आरएसएस अभी तक कहाँ था? ये महंगाई तो आप तुरंत नहीं पैदा होंगे। नहीं, महंगाई पर अगर हम चर्चा करते हैं ना संदीप जी, महंगाई पर चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर ग्राफ बढ़ा तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बढ़ा। नहीं, हमारे समय में इनकम नहीं, उससे ज्यादा तो आज तक बढ़ा ही नहीं है। देखिए, मैं इससे गंभीरता से बात और कर देता हूँ। महंगाई की अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 800 रुपए में
वियतनाम में एप्पल है। हाँ, तो वहाँ की आज फिर भी करेंसी अपने- भी तो चेक करिए ना। हाँ, यही मैं कहने जा रहा था। करेंसी वहाँ भी पर तो चेक सैलरी भी करिए। ज्यादा है, पर कैपिटल इनकम देख लीजिए। नहीं, मैं भारतीय करेंसी की बात कर रहा हूँ। भारतीय करेंसी के जब मैंने वहाँ मिलान किया तो भारतीय करेंसी में 8 केजी था, कैप्टन आइसिंग जी, लाखों में था। अभी अश्विनी जी से जवाब ले लेंगे। करेंसी थी वो तो लाखों में थी। ठीक है, ठीक है, अब संदीप जी बात रख लें। संदीप जी बात रख लें। जी, हाँ। तो ये महंगाई और बेरोजगारी जो है ये देश को खोखला कर रहे हैं, और उसका फायदा जो उठा रहा है 2 परिवार उठा रहा है। नहीं, वो देश को खोखला नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद कर रहे हैं। नहीं, बंद करें ना। ये बताइए, गैस के नाम पर किसने वोट मांगा? ये सब्सिडी, ये रेवड़ी थी। जो अनाज आप दे रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, 3 महीने आपने बढ़ा दिया, ये रेवड़ी थी। अरे जनता का पैसा है। रेवड़ी वो है जो 3 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स माफ कर दिया लोगों का, बड़े व्यापारियों का, जो उनका लोन था। तो कांग्रेस के टाइम में भी तो हवाला जैसे कांड सामने आए हैं ना, उसमें भी तो कितने लोगों पर घोटाले सामने आए हैं। बहुत अच्छी बात कही। आज मैं अपने मित्र से, भाजपा के साथी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे एक नाम बता दो, सिर्फ एक नाम, जिसको इस सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में इनकी सीबीआई, ईडी, सॉलिसिटर जनरल सब कुछ इनका है, आरोप साबित कराकर जेल भेज दिया हो। एक नाम, ज्यादा नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। आप पूछिए इनके नाम बताएं, एक नाम बस, ज्यादा नहीं। एक कांग्रेसी का नाम बता दे या किसी और का नाम बता दे जिसको इन्होंने सजा दिला दी है। कैप्टन आई सिंह जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी का तो नाम नहीं लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल वो जेल में जाने की तैयारी में है, जो कोर्ट में केस चल रहा है और जमानत पे है, और इनके फिर मैं बीच में नहीं बोला। ये संदीप जी बात रखने दीजिए, अश्विनी जी के पास जाना, समय कम है। संदीप जी सुनने की क्षमता रखिए, मैंने आपको सुना तो आप भी ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, जाने के रास्ते पे है। ठीक है, आपके वित्त मंत्री जेल में गए और वो भी जमानत पे है। ठीक है, ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह, राजनीति करते हैं। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया है। संदीप जी समय खत्म हो गया है। अश्विनी जी से हम आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे। अश्विनी जी, आज जो बातें आपने कही वो थोड़ा सा मैं उस पर असहज हुआ, मुझे समझ से परे, लेकिन क्या विकल्प है? ये जो तर्क दिए जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ग्राफ देखिए आप उसका। ऐसे में इस तर्क का हवाला देना सिर्फ चिंता करने से क्या होगा? कदम क्या उठाए ये भी तो बताइए। ये सरकार संक्षेप में चाहेंगे आपसे जवाब। हाँ, मैं आप उसके ऊपर, क्योंकि समय कम है, जो अपनी बात का जवाब देना चाहता था वो नहीं दे पाया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें सबको मिलके, जिस प्रकार अगर संघ उसमें आ रहा है स्वावलंबी भारत के नाम से, तो सरकार को भी उन एनजीओ को प्रमोट करना होगा जो रोजगार उपलब्ध करने के लिए, रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, या उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, इस प्रकार के जो संगठन काम कर रहे हैं उनको सरकार को सहायता देनी चाहिए, ताकि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुछ एनजीओ से सपोर्ट लेना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तर्क जनता सुनती है, हमारा सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि हम सवाल करें, और जनता जो जानना चाहती है उन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। और हमने इस कार्यक्रम में कोशिश की कि हम महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित कुछ जवाब शायद तलाश कर पाएं, शायद कुछ उम्मीद की किरण आगे नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल सबके अपने अपने तर्क, अपनी अपनी सफाई है। इस कार्यक्रम के जरिए हम और भी लगातार मुद्दे बड़े उठाते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।